तो स्टूडेंट्स, हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स। भारत के इतिहास के जानने के लिए पुरातात्विक वस्तुएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। क्वाइंस का इम्पोर्टेंस आपने पढ़ा कि क्वाइंस से ये पता चलता था कि राज्य का इकोनॉमिक कंडीशन क्या था। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में सिर्फ क्वाइंस ही नहीं, जो वस्तुएं जिन चीजों का इस्तेमाल उस समय के लोग करते थे, उनके द्वारा बनाए गए बड़े बड़े फोर्ट, मंदिर, मस्जिद, ये सारी चीजें मुस्लिम पीरियड में जो बनाई गई, ताजमहल मुगल पीरियड का दुनिया का सबसे खूबसूरत बिल्डिंग्स में 7 आश्चर्य में उसकी गिनती होती है। मुगल आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा नमूना है। तो ऐसे सैकड़ों हजारों बिल्डिंग्स मुस्लिम पीरियड में 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में एक नई तरह का आर्ट और आर्किटेक्चर हमारे देश में आया, जो आर्ट और आर्किटेक्चर इस देश में इस्लामिक आर्किटेक्चर का नमूना था। तो मुगल आर्किटेक्चर ने भारत का जो प्राचीन कला संस्कृति थी उसको भी प्रभावित किया, और उन सब चीजों से भी, जैसे कल्चरल प्राइड, इमेज, मॉन्यूमेंट्स, हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री के बहुत सारे पहलुओं को कलाकृतियों के माध्यम से, राजाओं के बारे में, उनकी रुचि के बारे में, उनके कला के प्रति प्रेम के बारे में, ये सारी चीजें हमें इन सोर्सों से मिलती है। इतिहास जानने का सबसे, इसके अलावा 2 सोर्स के अलावा जो और तीसरी महत्वपूर्ण स्रोत है जिसके द्वारा हमें इस काल के इतिहास का पता चलता है, वह है बुक एंड जर्नल्स, किताबें और पत्रिका। प्राचीन काल में बहुत से विदेशी विद्वान हमारे देश में आए, उन्होंने इस देश के बारे में किताबें लिखी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब उसे पराजित किया तो सेल्यूकस ने संधि के माध्यम से अपनी लड़की हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, और यूनान के प्रसिद्ध विद्वान मेगास्थनीज को उपहार में दे दिया, गिफ्ट में, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को। और जो मेगास्थनीज था यूनानी राइटर, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, और उस समय के इतिहास के बारे में उसने अपनी एक पुस्तक में लिखी है, मौर्यन हिस्ट्री के बारे में, जिस पुस्तक का नाम है इंडिका। भारत के बारे में उसने लिखा, तो इसलिए उसने अपनी पुस्तक का नाम इंडिका रखा है, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। उसके अलावा हुएनसांग चीनी यात्री था, चीन से आया था, भारत में 12 वर्षों तक रहा। यही हमारे बिहार के नालंदा में, जो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था, प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी, उस नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक रह के हुएनसांग बौद्ध फिलॉसफी का अध्ययन किया था, और उसने भी जो अपनी बौद्ध धर्म से रिलेटेड पुस्तकें लिखी, उसमें भारत के इतिहास के, तत्कालीन इतिहास के बारे में लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। मुस्लिम पीरियड में जब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन हमारे देश में आया, मोहम्मद गोरी जब अटैक किया, तो बख्तियार खिलजी नाम का उसका एक सेनापति था, उसने ही नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा के उसको नष्ट कर दिया था, जला दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में वह रहा, और उसके द्वारा किताबें लिखी गई। मुगल पीरियड में मुगल शासकों ने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। बाबर ने बाबर की पुत्री बाबरनामा लिखा, हुमायूं नामा लिखा गया, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा, जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी लिखी गई। तो उस समय बहुत सारे ऐसे प्राचीन काल की पुस्तकें हैं जिनसे के माध्यम से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। कोलेनी का ज्योग्राफी, वेस्टर्न वर्ल्ड, ये सब चीजें बुक एंड जर्नल्स में, इसको लाइन बाय लाइन पूरे आप पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि पुस्तक और जर्नल्स जो पत्रिकाएं थी, उससे भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है।
खासकर 700 से लेके 1750 एडी तक के इतिहास के बारे में। तो ये हो गया सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब इस पीरियड में भारत में लिखा है पेज नंबर 86 में, आप देखिए, चेंजिंग सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति में बदलाव। समाज में बदलाव आ रहा था और राजनीति में बदलाव आया, ये दोनों ही बदलाव देखने को मिले इस पीरियड में 700 से 1750 ईस्वी के बीच में। वही लिखता है कि the 1000 years from 700 to 1750 AD saw many inventions taking place, mechanical clock, vertical windmill, watermark, there are some of noteworthy invention। बहुत सारे खोज, आविष्कार, चीजों का आविष्कार हुआ, जैसे मैकेनिकल क्लॉक, यांत्रिक घड़ी का आविष्कार हुआ, वर्टिकल विंडमिल, आपका ये चक्री पानी निकालने के लिए हवा से चलने वाली विंड मिल का आविष्कार हुआ, वाटर निकालने के लिए, कैनन्स, प्लेट आर्मर, स्टील क्रॉस बोज, ये सब चीजें, युद्ध में नई नई चीजें, तो टैंक, जिसको आज हम टैंक कहते हैं, टैंक बाबर के साथ भारत में आया था। सबसे पहले टैंक का इस्तेमाल, तोप का इस्तेमाल बाबर ने ही किया था युद्ध में। उसकी तस्वीर आप नीचे देख रहे हैं कि यही तोप था जिसका इस्तेमाल बाबर ने किया था। तो नई नई चीजों का खोज भी इस पीरियड में हुआ, युद्ध लड़ने के लिए नए नए औजार भी इस पीरियड में बने और लोगों की जरूरत को पूरा करने के औजार भी इस पीरियड में बने। तो ये एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, आविष्कारों का युग कहा जाता है। यानी 700 से 1750 ईस्वी तक के कार्यकाल को एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें की खोज उसमें हुई। परीक्षा में ये प्रश्न पूछे कि व्हाई दिस पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, तो इसके जहां से ये शुरू हुई है, द 1000 ईयर्स से लेके एज ऑफ एक्सप्लोरेशन तक ये पूरा टॉपिक समझाया गया है कि इन सारे चीजों का खोज इसी पीरियड में हुआ, इसीलिए इसे एज ऑफ एक्सप्लोरेशन भी कहा जाता है। क्योंकि लैंड्स और ट्रेड रूट, भारत में आने का जमीनी रास्ता, व्यापार करने का रास्ता, समुद्री रास्ता, ये सारे रास्तों की खोज हुई। वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, मैगलन वेयर पायोनियर इन दिस फील्ड। इन सारे नाविकों ने, महान आविष्कारकों ने दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों का खोज किया। कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया, मैगलन पूरे दुनिया का एक चक्कर पहली बार लगाने वाला, पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति था। तो ये जो महान व्यक्ति लोग थे, क्रिस्टोफर कोलंबस हो, वास्को डी गामा हो, मैगलन हो, इन लोगों ने इन्वेंशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये सारे खोज इसी पीरियड में हुए, बिटवीन 700 टू 1750। ज्यादातर इन्वेंशन यूनानी, रोम और चाइनीज ट्रेडर लोगों ने किया। यूनान के रहने वाले, चीन के रहने वाले ये लोग व्यापारी थे, और इटली के रहने वाले, इन लोगों ने भारत में ज्ञान की तलाश में, पुस्तकों की तलाश में भारत आते थे और यहाँ आने जाने का डिफरेंट रूट इन लोगों ने खोजा। तो इन सारे चीजों के खोज होने से भारत के सामाजिक और कल्चरल, सोशल एंड कल्चरल परिस्थिति में बहुत सारे बदलाव आए। दिखता है नीचे, विथ increased interaction, the idea of moving from place to place another India gained significance. Trader, scholar, artist from the Indian subcontinent travel both within India and overseas in search of better opportunities. व्यापारी, साधु संत, अध्यात्म की तलाश करने वाले ये लोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की यात्राएं की, देश की यात्राएं की, विदेशों में भी यात्राएं की। में बहुत सारे ऐसी फसलें भी भारत में आई। विदेश के लोग जब यहाँ आए तो अपने साथ दूसरे दूसरे देश में उपजने वाले अनाज, फसल, पौधा भी यहाँ आया। जैसे कि इसमें लिखा भी है, आप देख सकते हैं पेज में, कि मेनी न्यू क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी, पोटैटो, कॉर्न ऑल गेन्ड एंट्री एंड एक्सेप्टेंस इनटू द इंडियन डाइट। ये सारी चीजें विदेशी अनाज है जो पहले भारत में नहीं होता था। ये सब जब
यूरोप के लोग, अरब क्षेत्र के लोग भारत आए, उनके साथ साथ ये खाने पीने की नई नई फसलें भी भारत आई और इनका खेती भी भारत में होने लगा। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द इमर्जेंस ऑफ इंडिजिनियस ग्रुप ऑफ पीपुल बिकमिंग पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग। इसमें आपने इस पीरियड में जो मूल निवासी थे इस देश के, इंडिजिनियस पीपुल, वे पहले की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली हो गए। शक्तिशाली का मतलब उनको ज्यादा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गए। भारत का समाज वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था। जाति वर्ण जिसको कहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों में प्राचीन भारत का समाज बटा हुआ था। ब्राह्मणों की जिम्मेवारी थी ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान देना, राजा को रास्ता दिखाना कि वह कैसे शासन करेगा। क्षत्रिय राजा होते थे जो बहादुर होते थे, युद्ध लड़ने में कुशल होते थे, युद्ध प्रिय होते थे। तो ब्राह्मण सलाहकार होते थे और क्षत्रिय राजा होते थे। वैश्यों की जिम्मेदारी थी खेती करना और रोजगार व्यवसाय करना। इस तरह के करने वाले लोग वैश्य कहे जाते थे। और इन तीनों वर्णों के कामों में सहायता देने के लिए जो बाकी जातियां थी उन्हें शूद्र कहा जाता था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उनके कामों में हेल्प करते थे, मदद करते थे। तो इस तरह का सोशल सिस्टम हमारे देश में बना हुआ था। तो इस पीरियड में सबसे ज्यादा जिस जाति ने सामाजिक महत्व जिस जाति का बढ़ा वह था क्षत्रिय का, क्योंकि यह पीरियड युद्ध का पीरियड था। बहुत सारी जातियां भारत में आई, युद्ध लड़ने की कोशिश की, तो चूंकि युद्ध लड़ने में क्षत्रिय एक्सपर्ट थे, इसलिए इस पीरियड में क्षत्रियों का महत्व बढ़ा। गेन सोशल इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ वार। स्कॉलर और विद्वान के रूप में ब्राह्मणों का भी सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ा। इस पीरियड में उनका भी महत्व बढ़ा। ये सुपीरियर पोजीशन इन सोशल हियरार्की, सामाजिक वन व्यवस्था में नॉलेज और ज्ञान रहने के कारण ब्राह्मण सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर पर थे, ऊंचे पद पर थे, समाज में सबसे ऊंचा स्थान उनको था। और दूसरे स्थान पर क्षत्रियों का महत्व था जो युद्ध लड़ते थे और देश की रक्षा करते थे। तो इस तरीके से समाज में, भारत के समाज में कैसे बदलाव आया, ये इस पूरे टॉपिक्स में बताया गया है, चेंजिंग सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन। इसके बाद अगला जो टॉपिक्स है वह है डायनेस्टीज एंड कॉन्क्वेस्ट। कैसे अलग अलग राजवंशों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा इस देश में शासन स्थापित किया गया और कैसे यहाँ शासन चलता था। जैसे 700 पीरियड 700 ईस्वी के पहले भारत में गुप्ता डायनेस्टी का शासन था, जो गुप्ता डायनेस्टी संपूर्ण भारत पर उसका शासन था। सबसे पावरफुल और सबसे रिच साम्राज्य था गुप्त राजवंश का शासन, जिसमें चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य जैसे राजा हुए थे। लेकिन आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के पतन के बाद, गुप्त काल के पतन के बाद भारत के राजा अलग अलग क्षेत्रों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में बंट के राज करने लगे। कोई एक ताकतवर राजा नहीं था। उत्तर भारत में दूसरे राजाओं का अधिकार हो गया तो दक्षिण भारत में दूसरे राजाओं का अधिकार हो गया। तो उसमें यही इसमें दिखाया गया है कि शाही डायनेस्टी कश्मीर किंगडम एक्सटेंडेड बिटवीन द रिवर इंडस एंड झेलम। कश्मीर का जो शाही डायनेस्टी था वह झेलम नदी से लेके सिंधु नदी के बीच तक फैला हुआ था। जितने भी हिली रीजन थे वह शाही डायनेस्टी के अधीन था, वहां अलग राजा राज करते थे। उसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारी इस देश में आए। देन केम मुस्लिम इन्वेडर हु कंकर्ड रीजन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू लार्ज पार्ट ऑफ गैंजेटिक प्लेन। उत्तर पश्चिम के तरफ से ही मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए और पहले तो उन्होंने कश्मीर के क्षेत्रों पर अधिकार किया और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते गंगा के मैदानी क्षेत्र पर पूरे नॉर्थ इंडिया पर उनका अधिकार हो गया। 1192 में पृथ्वीराज चौहान के पराजय के साथ ही पूरे नॉर्थ इंडिया पर, उत्तर भारत पर मुस्लिमों का अधिकार कायम हो गया। लेकिन अभी भी दक्षिण भारत, साउथ इंडिया मुस्लिमों का अधिकार क्षेत्र से बाहर ही था, क्योंकि वहां 750 से 900 ईस्वी तक साउथ इंडिया में
यहाँ कन्नौज और राष्ट्रकूट डायनेस्टी का रूल था। उसके बाद कुषाण, सातवाहन और चालुक्य, ये 3 पावरफुल डायनेस्टी थे जो पूरे कर्नाटक और सेंट्रल इंडिया में इनका रूल था। काकातीय वारंगल क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश जिसे हम कहते हैं, और पल्लव डायनेस्टी और चोल डायनेस्टी का पूरे दक्षिण भारत में, ये डिफरेंट अलग अलग डायनेस्टी थे, अलग अलग राजवंश थे जिनका शासन दक्षिण भारत में था। 715 ईस्वी में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम नाम का मुस्लिम रूलर भारत पर अटैक किया, यानी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो मुस्लिम रूलर था, मुस्लिम था, वह था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 715 ईस्वी में सिंध पे अटैक किया था। सिंध आज पाकिस्तान में चला गया, लेकिन उस समय भारत का हिस्सा था। सिंध पर उसने अटैक किया था और उसके 300 वर्षों के बाद 715 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर अटैक किया। सिंध का राजा उस समय ताहिर था। ताहिर ने उसे बहुत सारा उपहार देके उसको वहीं से रिटर्न कर दिया। उसके 300 वर्ष बाद 997 ईस्वी में मोहम्मद गजनी, उसने भारत पर अटैक किया और उसने कई बार भारत पर आक्रमण किया, जिसमें 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर में उसका अटैक सबसे फेमस अटैक था। सोमनाथ टेम्पल इन सौराष्ट्र एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम कश्मीर टू कांगड़ा, मथुरा, ग्वालियर एंड कन्नौज। गुजरात के सोमनाथ मंदिर उस समय देश का सबसे धनी मंदिर था। 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया और उसको लूटा और पूरे पश्चिम भारत से उत्तर भारत तक मोहम्मद गजनी ने अपना शासन स्थापित कर दिया। उसके बाद तीसरा जो आक्रमणकारी था वह था मोहम्मद गोरी, जिसने 1175 से 76 के बीच में कई बार भारत पर आक्रमण किया, 17 बार, और 18वें बार में अंत में वह भारत का जो पृथ्वीराज चौहान, जो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, उसको डिफीट किया और उसने चौहान को युद्ध में बंदी बना के ले जाके उसे केवल मार ही नहीं दिया, बल्कि कन्नौज, कांगड़ा, थानेश्वर, मथुरा, ग्वालियर, कश्मीर, पंजाब, यानी पूरे नॉर्थ इंडिया पर मुस्लिम मोहम्मद गोरी ने अपना एक गुलाम, पहले मुस्लिम लोग अपना जो सर्वेंट रखते थे उसको गुलाम कहते थे, उसने अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का सम्राट बना के और अफगानिस्तान लौट गया। और चूंकि वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के डायनेस्टी को, राजवंश को स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, गुलाम वंश, जिसके शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश के बाद खलजी वंश, जनरल अंडर कुतुबुद्दीन, ग्रुप अभी इन्वेटेड बिहार एंड बंगाल। उसके थे कुतुबुद्दीन के डेथ के बाद इल्तुतमिश, वह भारत का सम्राट बना और उसने रणथंभौर, अजमेर, ग्वालियर, बनारस, इन सब क्षेत्रों को जीता। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद उसकी लड़की रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली महिला शासिका थी, फर्स्ट लेडीज रूलर, उसका शासन हुआ। और स्लेव डायनेस्टी के बाद खलजी डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी। इसमें आप पढ़ेंगे लाइन बाई लाइन कौन कौन खलजी डायनेस्टी का सबसे पावरफुल इंपॉर्टेंट राजा था, अलाउद्दीन खलजी, और तुगलक डायनेस्टी का सबसे पावरफुल राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन सब लोगों ने मिलके 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर अलग अलग तुर्क जाति के, टर्किश मुस्लिम, तुर्क जाति के मुस्लिमों का शासन था। और इस पीरियड को ही भारत में सल्तनत पीरियड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तो ये तो पॉलिटिकल चेंजेस थे। यह क्षेत्र, यह समय जो है 1000 वर्षों का जो यह समय है, वह धर्म के क्षेत्र के बदलाव के रूप में भी देखा जाता है। केवल राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में ही बदलाव नहीं हुए, धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत सारे बदलाव इस पीरियड में देखने को मिलते हैं।
इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन्स लिखा है। इंडिया हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द बर्थ प्लेस ऑफ मेजर रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म। भारत जो है 4 धर्मों का जन्म स्थल माना जाता है, यानी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, ये 4 धर्म का उद्गम स्थल, जन्म स्थान भारत ही है। ये 4 धर्म यहीं जन्मे हैं। इसके बाद what we know today is Hinduism is combination of several forms of worship were followed by many tribes and nomadic communities। आज जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं वह विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ और रीति रिवाजों का मिला जुला रूप है, जो प्राचीन काल से खाना बदोश या जंगल और पहाड़ों में रहने वाले लोग प्राचीन काल से क्षेत्रीय रूप में उसको मानते चलते थे। They worship forms of nature and mother goddess, practice animal sacrifice and burial rites। मातृशक्ति की पूजा करते थे, पशुओं की बलि देते थे और प्रकृति की पूजा करते थे। हिंदू धर्म के जितने भी पूजा पाठ है वह सब आप देखेंगे कि या तो मदर गॉडेस की पूजा होती है या नेचर की पूजा होती है और बलि प्रथा दी जाती है। वेद, उपनिषद, ये सब हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। वेदांत, वैदिक पीरियड 600 BC तक जो वैदिक पीरियड था उसमें ये सारे ग्रंथों की रचना हुई थी। 4 वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, वेदांत हैं। ये सारे हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हैं। तो इनका हुआ। उसके बाद जिसको हिंदू धर्म को ही ब्राह्मण धर्म भी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी लोग थे जो ब्राह्मण धर्म से सेटिस्फाइड नहीं थे हिंदू धर्म से, तो महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म और भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया इस देश में। सम्राट अशोक 3rd सेंचुरी BC में उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैनिज्म saw its golden period under Emperor Kharvel of Kaling in 2nd BC। दूसरी ईसा पूर्व में कलिंग के शासक खारवेल के समय में जैन धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। Both these religions began to decline during Gupta period। The Mahabharata and Ramayana, the 2 epics of Hinduism, were also produced during this period। तो जो हमारे महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, यह भी इसी पीरियड में इसको लिखा गया। ऐसे कहानी के रूप में पहले से पांडुलिपि के रूप में था, तो ये दोनों भी इसी पीरियड में लिखे गए। हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ भक्ति मूवमेंट, जो ब्राह्मणों के का जो प्रभाव था हिंदू धर्म पर, जो यह करते थे कि यज्ञ करने से, कर्मकांड करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके इस प्रभाव को खत्म करने के लिए दक्षिण भारत में रामानुज और उत्तर भारत में रामानुज, ये दोनों जो संत थे, इन लोगों ने एक नए तरह के धर्म के रूप को जनता के बीच फैलाया, जिसे भक्ति कल्ट या भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इन संत महात्माओं का कहना था कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना और कर्म कांड करना ही जरूरी नहीं है। यदि सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर हम ईश्वर की आराधना करें, उनका गुणगान करें, तो फिर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यही भक्ति मूवमेंट कहलाता है। अरब ट्रेडर जो मिडिल ईस्ट से आए, उन लोगों ने भी इस देश में इस्लाम धर्म को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस पूरे टॉपिक्स में उसके बाद सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अमीर खुसरो, शाह जलाल, इन सब की भी भूमि भारत रही है। सूफी संतों का, बहावी संप्रदाय का। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म, सूफी धर्म के साथ साथ इस्लाम के विभिन्न स्वरूप, बहावी और सूफी धर्म का भी प्रभाव प्रचार प्रसार हुआ और इनका भी पूरा प्रभाव इस देश में देखने को मिलता है। तो 1000 years ऑफ हिस्ट्री, 1000 साल के इतिहास में भारत में जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ये जो सारे बदलाव आए, इसके बारे में आपने पढ़ा। इसके लास्ट में समरी में जो जो चीजें दी गई हैं
उस समरी को आप ध्यान से पढ़ेंगे। विभिन्न तरह के पिक्चर, ग्रेट स्तूप ऑफ सांची दिखाया गया है। इधर सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक की तस्वीर है, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। बाहुबली की तस्वीर है श्रवण बेलगोला में। जैन धर्म के भगवान महावीर के प्रतीक के रूप में इनको माना जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि 700 से लेके 1750 ईस्वी में बहुत सारे धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव इस देश में देखने को मिला। और इस तरह ये समरी, और फिर इसमें हम क्वेश्चन आंसर जो होगा वो क्वेश्चन आंसर बना के असाइनमेंट के रूप में फिर आपको लोड कर दिया जाएगा। उसको आप पढ़ेंगे और इस चैप्टर को सही तरीके से, जैसे हम समझाए हैं टॉपिक्स बाय टॉपिक्स, इसको अच्छे तरीके से पढ़ के तैयार करना है। बस जय श्री राम।